हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस, बट आज से मैं वीडियोस कंटिन्यू अपलोड करूँगी नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। हमने जहाँ पर छोड़ा था नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके काफ़ी डिसऑर्डर्स हम पढ़ चुके हैं। मेरी प्रीवियस क्लासेस में आप देख सकते हैं प्लीज़। एंड अब हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कुछ डिसऑर्डर्स नर्वस सिस्टम के रह गए हैं, एक दो, तो वो हम आज से कंटिन्यू करेंगे। तो आज जिस डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा डिसऑर्डर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अब हमें जो हम लिख रहे हैं उसका मतलब पता होना चाहिए। दो वर्ड से मिलकर बना है मल्टीपल और स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मतलब एक से ज्यादा, मतलब कई सारे ऑर्गन्स को ये अफेक्ट कर रहा है और वाइडली स्प्रेड है। मतलब ये वाइडली स्प्रेड है बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से रिलेटेड होगा। तो मल्टीपल का मतलब हम किससे रिलेट करेंगे कि इट इज वाइडली स्प्रेड। एंड स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? स्क्लेरोसिस का मतलब होता है फिब्रोटिक चेंजेस जो हो जाते हैं, फिब्रोसिस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरोसिस। तो मतलब कि बहुत सारे बॉडी के अंदर फाइब्रोटिक चेंजेस होना, दैट इज वाइडली स्प्रेड, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। अब डिजीज कैसी है? ये डिजीज जो है क्रॉनिक डिजीज है। ऐसा नहीं है कि कल एक पेशेंट नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था और आज उसको एकदम से हमने टेस्ट किया तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। नहीं, इट इज क्रॉनिक। इसका जो ऑनसेट है वो क्रॉनिक है। एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ऐसा नहीं है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? डिजीज प्रोग्रेस करती रहती है, मतलब कि जो इसके सिम्टम्स की सिवियरिटी है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, क्या है कि नॉन कंटेजियस डिजीज है। कंटेजियस मतलब इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट को टच किया और मुझे भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट इज अ नॉन कंटेजियस डिजीज। तो क्या बोला मैंने कि क्या है ये? क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, नॉन कंटेजियस, डीजनरेटिव डिजीज है। डीजनरेटिव डिजीज का मतलब क्या है? कि डैमेज होता जा रहा है सिस्टम, ठीक है। डीजनरेटिव डिजीज। अब इसके जो ये सिस्टम किसको बेसिकली इफेक्ट कर रहा है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसका है डिसऑर्डर? ये डिसऑर्डर है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा वाइंड अप करने के लिए बता देती हूँ मैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता क्या है। सिर्फ दो चीजें आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डिसऑर्डर है ये, सीएनएस का डिसऑर्डर है हमारे। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस। सीएनएस डिसऑर्डर है ये। होता क्या है इसमें? डीमाइलिनेशन किसका हो जाता है? न्यूरॉन्स का डीमाइलिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन जो होता है वो स्लो और डैमेज हो जाता है। मान लो कि ये हमारा एक न्यूरॉन है, डेंड्राइट्स हो गई इसकी, ठीक है। ये न्यूरॉन हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने बताया है आपको पहले भी कि इसके ऊपर जो ये शीट होती है ना, ये होती है माइलिन शीट, ठीक है। ये माइलिन शीट है। अब इसका डीजनरेशन होना, इसका डैमेज होना, इसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। अब ये माइलिन शीट करती क्या है? ये हमारे नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को रेट उसका बढ़ाती है और उसमें हेल्प करती है, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। तो अगर इनका डीजनरेशन हो जाएगा या डैमेज हो जाएंगी तो नर्व इम्पल्सेस का जो ट्रांसमिशन है वो क्या है? या तो बहुत स्लो हो जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा या कम हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। इसकी डीजनरेशन होना, इसका माइलिन शीट का, किसका? सीएनएस के न्यूरॉन्स का, उसकी वजह से होता है हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मोस्टली जो इसके कॉजेज हम देखें तो कॉजेज इसके ये है, एक तो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मतलब अननोन है इसके कॉजेज वैसे, पर ऐसा बोला गया है कि हो सकता है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हुआ हो,
या किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ हो। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या है, अब इसकी थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी हम देखें कि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से क्या हो गया ऐसा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, एक इम्यूनिटी है ना हमारी बॉडी की नेचुरल अपनी भी, कि जैसे कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी डिटेक्ट करके उससे फाइट करती है ना, उसी को तो इम्यूनिटी बोलते हैं ना, डिजीज से या इन्फेक्शन से फाइट करती है। बट ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारे बॉडी के खुद के सेल्स को, हेल्थी सेल्स को ही अटैक करने लगे जब इम्यूनिटी, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम हो जाना हमारी बॉडी में। वो एबनॉर्मल सेल्स को तो अटैक करती ही है इन्फेक्शन को कि प्रिवेंट करने के लिए ना, क्योंकि अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आया तो उसे डिटेक्ट करके उसको मारना इट्स नॉर्मल, क्योंकि बैक्टीरिया बाहर से अंदर हमारी बॉडी में नहीं आना चाहिए। पर ऑटो इम्यूनिटी ने क्या किया, हमारी बॉडी के खुद के जो नॉर्मल हेल्थी सेल्स हैं उन्हीं को वो बैक्टीरिया की जैसे ट्रीट करने लगे, उन्हीं को मारने लगे। उस कंडीशन को हमने बोला ऑटो इम्यूनिटी। इसकी वजह से एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है, ऑल्दो इसके जो रीजंस हैं वो अननोन है कॉजेस, बट ऐसा बोला गया है कि इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इट कैन बी ड्यू टू अ ऑटो इम्यूनिटी, जिसकी वजह से एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑटो इम्यून कंडीशन हुई बॉडी के अंदर। ऑटो इम्यून कंडीशन ने करा क्या, अटैक करा, अपने ही सेल्स को अटैक करा, ठीक है। क्या करा, अटैक करके बनाया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया। अब इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से हुआ क्या, जो हमारी बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट्स हैं। अब टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स है WBC के टाइप है, ठीक है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल का टाइप है, जो कि क्या करता है, हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन इसमें हेल्प करता है। तो एबनॉर्मल जो टी लिम्फोसाइट्स है उनका रेट बढ़ा देते हैं, ये एबनॉर्मल टी लिम्फोसाइट्स का रेट बढ़ जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है, टी लिम्फोसाइट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं एबनॉर्मल टी लिम्फोसाइट्स कि वो क्रॉस कर जाते हैं किसको, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स इतने ज्यादा बढ़ गए, एबनॉर्मल टी लिम्फोसाइट्स इतने ज्यादा बढ़ गए उनका नंबर कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर गया। जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो आप क्या देखते हो, इन्फेक्शन होगा तो आप जब भी देखोगे तो पेशेंट का क्या बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, WBC हमेशा बढ़ा मिलेगा। WBC बढ़ रहा है मतलब टी लिम्फोसाइट भी बढ़ रहा है ना, तो टी लिम्फोसाइट एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारा टी लिम्फोसाइट है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और क्या करता है, इंक्रीज होके करता है क्रॉस हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को, ब्लड ब्रेन बैरियर को इंक्रीज क्रॉस करके करा क्या, अब इसने जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया तो इसने क्या करा, ब्रेन में जाके जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मैंने बताया है नर्व सेल्स जो होते हैं किस में होते हैं, सिर्फ CNS में होते हैं, PNS में नहीं होते हैं। वो करते क्या है, उनका एक काम होता है इस माइलिन शीट को बनाने का काम जो करते हैं, ठीक है, वो कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। तो ये टी लिम्फोसाइट जैसे ही बढ़ा और ब्लड ब्रेन बैरियर को इसने क्रॉस करा तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने शुरू कर दिया डैमेज करना, किसको, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को डैमेज करना शुरू कर दिया या मारना शुरू कर दिया बोल सकते हो, ठीक है। तो जब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ही नहीं रहेंगे CNS के अंदर तो ऑब्वियसली माइलिन शीट तो बनेगी ही नहीं, तो इसी को बोला गया डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीट, क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम है माइलिन शीट बनाना। अब वही डैमेज हो गए तो वो डैमेज कैसे बनाएगा माइलिन शीट को, कैसे नर्व ट्रांसमिशन होगा नर्व इम्पल्सेस का, तो डैमेज हो गए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा हो गया डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स, उसी को हमने कहा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बस ये याद रखना, डीमाइलिनेशन किसका, CNS के न्यूरॉन्स का।
CNS मत लिख देना, ठीक है, CNS के न्यूरॉन्स का, क्योंकि ये डिसऑर्डर ही CNS का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। काफी इजी था कि ऑटो इम्यून कंडीशन होने की वजह से एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट्स का लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसने क्रॉस किया हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसने डैमेज करना शुरू कर दिया हमारे ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स को। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स ही नहीं रहे तो फिर माइलिनेशन कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा, ये बन ही नहीं पाएगी, माइलिन शीट ही नहीं बन पाएगी, तो डीमाइलिनेशन हो जाना CNS न्यूरॉन का, उसकी वजह से होता है हमारा ये डिजीज, दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये तो हो गई हमारी पूरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात की ये होता क्या है और ये होता कैसे। अब डीमाइलिनेशन हो गया, पेशेंट के अंदर ही अंदर हो रहा है, डीमाइलिनेशन हो गया CNS के न्यूरॉन्स का, ठीक है, मान लिया हो गया है। अब होगा क्या, हमें कैसे पता चलेगा, ये तो अंदर ही अंदर चल रहा है अपना काम जो हो रहा है, डीमाइलिनेशन हो रहा है, लिम्फोसाइट्स बढ़ गए, अब हमें कैसे पता चलेगा और पेशेंट को ही कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है उसकी बॉडी में, किससे पता चलता है, साइन एंड सिम्टम से, दैट कैन बी सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे ऐसे कि डीमाइलिनेशन होने की वजह से हो रहे हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है पेशेंट को, तो क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, स्पेसिफिकली इस डिजीज में क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो देखते हैं। तो जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, वो डिपेंड करते हैं कि ये जो स्क्लेरोसिस हुआ है, ये जो हार्डनिंग हुई है वो किस एरिया में हुई है। जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या है, पूरी बॉडी का हर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है, पर ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर हार्डनिंग हुई है, कहाँ पर स्क्लेरोसिस हुआ है, तो सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल सिम्टम्स है, जो कि कोई भी ऑर्गन अफेक्ट हो तो जनरली जो सिम्टम्स आते हैं, कॉमन सिम्टम्स जो आते हैं वो है फटीग, मतलब कि टायर्ड फील करेगा पेशेंट हमेशा, ठीक है। वीकनेस, अब वीकनेस किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है, मसल वीकनेस मान लो, तो ये या तो अपर एक्सट्रीमिटीज की भी वीकनेस हो सकती है या लोअर एक्सट्रीमिटीज की भी वीकनेस हो सकती है, या एक हाथ की वीकनेस भी हो सकती है या दोनों की भी, एक पैर की भी हो सकती है, दोनों पैरों की भी हो सकती है, ठीक है। तो फटीग, वीकनेस, ये जनरल सिम्टम्स हैं। अब मान लो कि जो ये प्लेग या फिर स्क्लेरोसिस हुआ है वो सेरिबेलम में या ब्रेन स्टेम में हुआ है। अब सेरिबेलम का क्या काम होता है, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, हमारा चलते हुए कंट्रोल करेगा वो, ठीक है। अगर वहां पर लीजन हो गया या फिर स्क्लेरोसिस हो गया है तो क्या प्रॉब्लम होगी, अनकोऑर्डिनेटेड गेट होएगा। क्या क्या मतलब होता है, चलना मतलब अनकोऑर्डिनेटेड होएगा वो, और अनकोऑर्डिनेटेड गेट को हम क्या कहते हैं, अटेक्सिया, तो ये भी एक इसका सिम्टम है, ठीक है। अगर क्या है, जो हमारा स्क्लेरोसिस है वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हुआ है, तो क्या होगा, ब्लैडर और बावल डिस्फंक्शन होगा, ब्लैडर एंड बावल डिस्फंक्शन। अब ब्लैडर एंड बावल डिस्फंक्शन में सब कुछ आता है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, बढ़ सकती है, अर्जेंसी हो सकती है, ठीक है, या फिर रिटेंशन हो सकता है, तो ये सब आएगा हमारा बावल एंड ब्लैडर डिस्फंक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। अब क्या एक इसका सिम्टम होता है निस्टैग्मस। निस्टैग्मस कब होगा, जब इसने हमारी ऑप्टिक नर्व या फिर आई किसी मसल्स में, आई की कोई मसल्स के अंदर स्क्लेरोसिस हो गया है, तो ये निस्टैग्मस कर सकता है, डबल विजन कर सकता है। निस्टैग्मस का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है हमारी आईज का, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अभी मैं आईज ऊपर नीचे कर सकती हूँ, साइड में कर सकती हूँ, तो ये वॉलेंट्री है ना, मेरी मर्जी से हो रही है ये आईज, लेकिन जब बिना मर्जी के हो तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। जब एक्शंस हमारे हाथ में नहीं है तो उसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। तो इनवॉलेंट्री आई का मूवमेंट होना, ठीक है, डॉल्स की तरह आईज मूव करते रहना, ठीक है, रैपिड इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, उसको हम निस्टैग्मस कहते हैं। तो निस्टैग्मस हो सकता है अगर कहाँ हुआ है, प्लेग, आई मसल्स के अंदर। डबल विजन हो सकता है, डिप्लोपिया बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आई मसल्स या ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है या वहां पर स्क्लेरोसिस हुआ है तो क्या हो सकता है, निस्टैग्मस, या फिर आ सकता है डबल विजन।
ब्लर्ड विजन भी हो सकता है, ठीक है। अगर आई मसल्स अफेक्ट कर रही है तो ब्लर्ड विजन भी पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है। और अगर हायर लेवल के फंक्शंस को अफेक्ट करा है, कॉग्निटिव फंक्शंस को अफेक्ट करा है स्क्लेरोसिस की वजह से, तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो सकता है और क्या होगा, मेमोरी चेंजेस हो सकते हैं, मेमोरी चेंजेस एंड कंफ्यूजन। मेमोरी चेंजेस में कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो पेशेंट को याद नहीं रहेगा, ठीक है, एमनेशिया हो सकता है, रेट्रोग्रेड, एंटेरोग्रेड, कोई भी एमनेशिया टाइप हो सकता है, मेमोरी चेंजेस आ सकते हैं, पेशेंट हमेशा कंफ्यूज सा रहेगा, ठीक है, हमेशा लिथार्जी रहेगा, फटीग रहेगा, मसल्स में वीकनेस रहेगी, आई की मसल्स अगर अफेक्ट हुए हैं तो डिप्लोपिया हो सकता है, ब्लड रीजन हो सकता है, निस्टैग्मस हो सकता है। और अगर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट हुआ है तो क्या होगा, हो सकता है पेशेंट को ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन हो सकता है, उसमें अर्जेंसी बढ़ सकती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है, रिटेंशन हो सकता है, ठीक है, यूरिन और ब्लैडर का, यूरिन और स्टूल का, ठीक है। तो ये थे सारे मेन सिम्टम। अगर हाँ, अगर सोमैटोफॉर्म, हमारे सोमैटोफॉर्म जो सेंसेस हैं उनको भी ये इफेक्ट करता है, ठीक है, सोमैटोसेंसरी सेंसेस, लाइक उसमें क्या आता है, पेन, परसेप्शन, मतलब उन सबका परसेप्शन जो है वो भी अफेक्ट होता है, पेन, टच, स्मेल, टेम्परेचर, इनका भी जो परसेप्शन होता है वो अफेक्ट होता है, मतलब पेशेंट का, वो पेशेंट महसूस नहीं कर पाता, कभी कभी टच को महसूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, या किसी स्मेल को, तो वो परसीव नहीं कर पाता। अब ये सब हो इसीलिए रहा है ना, क्योंकि माइलिन शीथ जो थी वो खराब हो गई। अब काम क्या है न्यूरॉन्स का, नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन करना। ये ट्रांसमिशन कहाँ होता है, ये जनरली समझने वाली बात है, ये मैं इसलिए पूरा एक्सप्लेन नहीं करा बिकॉज प्रीवियस क्लासेस जहाँ हुई हैं वहाँ न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, वो सब मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो वहाँ पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्या हुआ, अब मेरे को, मैं किसी गर्म चीज़ को टच करूंगी तो मुझे ऑब्वियसली हाथ हटाना चाहिए ना, बिकॉज मुझे गर्म लग रहा है, अगर मैं हाथ नहीं हटाऊंगी तो जल जाएगा हाथ। तो ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में होता तो है, लेकिन इसका एक प्रोसीजर है ना, कि मेरे को पहले मैंने टच किया, ठीक है, फिर वहाँ से इम्पल्स गया मेरे ब्रेन तक, ब्रेन ने फिर दोबारा इम्पल्स भेजा मेरे हाथों तक कि भाई हाथ हटा लो। ये है तो प्रोसीजर लंबा, लेकिन होता फ्रैक्शंस में, प्रोसीजर चलता रहता है, ठीक है। अब मान लो मेरे ब्रेन के ही उस पार्ट में लीजन हो गया है, स्क्लेरोसिस हो गया है, हार्डनिंग हो गई है, तो वो मैसेज ही नहीं पहुंचा पाएगा मेरी एक्सट्रीमिटी तक कि मुझे हाथ हटाना है ना। और अगर सोमैटोफॉर्म सेंसेस भी हमारे अफेक्ट हो रखे हैं तो ऑब्वियसली मुझे गर्म भी फील नहीं होगा, हाथ तो लेकिन चलता रहेगा बिकॉज मैंने टच कर रखा है वहाँ पे, बस मुझे फील नहीं हो रहा है, बीइंग अ पेशेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस मैं उसको फील नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो ये न्यूरॉन्स का ही तो काम है, नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन करना। अब पूरा का पूरा हमारा ट्रांसमिशन ही अफेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर पेशेंट का, इसलिए एक एक बॉडी का सिस्टम जो है वो अफेक्ट करता है हमेशा। ये पेशेंट क्या रहेगा, पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ इंजरी, पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ इंजरी। तो इसकी हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है, प्रायोरिटी हमेशा रहेगी हमारी सेफ्टी। अब इसमें एक साइन होता है जो बहुत स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक साइन है लेहरमेट साइन। ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेहरमेट साइन का मतलब क्या है, लेहरमेट साइन में होता क्या है, एक इलेक्ट्रिक शॉक, सडनली एक इलेक्ट्रिक शॉक सा फील होता है बॉडी के अंदर, ऊपर से नीचे और बैक की तरफ रेडिएट करता है ये शॉक, ठीक है, इसको बोलते हैं लेहरमेट साइन। और ये इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम है, बहुत कॉमन एक मैनिफेस्टेशन है जो कि सिर्फ मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ही रिलेटेड है। सडन इलेक्ट्रिकल सेंसेशन लिख सकते हो आप, सडन इलेक्ट्रिकल सेंसेशन। फेल्ट इन द एक्सट्रीमिटी बोल सकते हो, फेल्ट इन द बॉडी बोल सकते हो। तो ये थे सारे साइन एंड सिम्टम्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। फटीग होगा, वीकनेस होगा, अटेक्सिया हो सकता है अगर सेरिबेलम या फिर ब्रेन स्टेम में लीजन या स्क्लेरोसिस हुआ है तो। ब्लैडर बाउल डिस्फंक्शन किसकी वजह से होगा, अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कुछ हुआ है तो। और निस्टैग्मस हो सकता है, डबल विजन, डिप्लोपिया, ब्लड विजन, मेमोरी चेंजेस
और पेशेंट हमेशा रिस्क पर रहता है इंजरी के। लेहरमिट साइन देखने को मिलता है सिर्फ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। एक सडन इलेक्ट्रिक सेंसेशन शॉक लाइक फील होता है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करता है। अब हमारी बात करने के बाद, साइन एंड सिम्टम्स की बात करने के बाद बात आती है कि जब पेशेंट ये सारे साइन एक्सपीरियंस कर रहा होगा तो ऑब्वियसली एकदम से तो हम नहीं डायग्नोज कर सकते ना अपनी मर्जी से कि अरे हाँ हाँ ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमने वहाँ पढ़े थे तो इसको पक्का मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। नहीं, सिम्टम्स को पढ़कर हम नहीं बता सकते, हाँ हम गेस कर सकते हैं। हमें जानना पड़ेगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की तरफ, हमें टेस्ट करने पड़ेंगे जो कि कंफर्म करें कि हाँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही हुआ है पेशेंट को। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं कि हम कौन कौन से टेस्ट इसमें कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हमारा क्या काम है, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, ठीक है, और फिजिकल एग्जामिनेशन करना। सबसे पहले हम करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा हम कर सकते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई, ताकि हमें जगह पता चल सके कि कहाँ पर स्क्लेरोसिस हो रहा है, ठीक है, कौन से ऑर्गन को, कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो ये पता कर सकते हैं ना एमआरआई और सीटी स्कैन के थ्रू। तीसरा हम कर सकते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कर सकते हैं ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को देखने के लिए, ठीक है, इससे पता चल जाएगा हमें कहाँ पर कौन से नर्व हमारी अफेक्ट हो रही है ब्रेन की। चौथा होता है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी से हमें पता चलेगा कौन सी ऑटो एंटीबॉडी आ गई है बॉडी में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है। पांचवी जो इसकी मेन फाइंडिंग्स वो होती है कि सीएसएफ का जब एग्जामिनेशन करेंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, तो उसमें हमें मिलेगी आईजीजी एंटीबॉडी मिलेगी। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, एक नॉर्मल सीएसएफ के अंदर आईजीजी एब्सेंट होती है, पर अगर सीएसएफ का एग्जामिनेशन करने के बाद आईजीजी प्रेजेंट हो तो इसका मतलब है ये कंफर्मेटरी है किसका, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, ठीक है। तो अगर सीएसएफ के अंदर आईजीजी हो तो उसका मतलब है कि पेशेंट क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट। इसको ऑलिगोक्लोरल एंटीबॉडी बोलते हैं ना आईजीजी, तो ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है। तीसरा क्या करते हैं, तीसरा होता है गामा ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। अगर गामा ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, सीएसएफ के थ्रू पता चलेगा आईजीजी का, और लंबर पंक्चर जब करेंगे तो गामा ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ा होगा, गामा ग्लोबुलिन इज इंक्रीज्ड। तो ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीटी स्कैन एमआरआई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कर सकते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी देखने के लिए करेंगे कौन सी ऑटो एंटीबॉडी है। सीएसएफ का जब एग्जामिनेशन करेंगे उसमें आईजीजी ऑलिगोक्लोरल बॉडी प्रेजेंट होगी, नॉर्मली सीएसएफ में ये नहीं होती है। नंबर पंक्चर करेंगे तो उसमें गामा ग्लोबुलिन का लेवल, इस प्रोटीन का लेवल क्या है, बहुत बढ़ा हुआ आएगा। ये बात हो गई डायग्नोसिस की। अब जब पता चल ही गया है कि पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही है, तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, कि ट्रीटमेंट कैसे करें पेशेंट का, क्या ट्रीटमेंट हम दें। ट्रीटमेंट की जब भी बात की जाएगी तो वो दो चीज़ों में होता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट हम करते हैं, दूसरा अगर किसी में है तो सर्जिकल मैनेजमेंट, और तीसरा हमारा होगा मेन जो होता है हमारा वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, क्या ऐसी मेडिसिन दी जाएं, क्या ड्रग्स हैं इसके जो यूजफुल है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें पता है होना चाहिए कि ड्रग्स कौन से यूज होते हैं, किस डिजीज में कौन से ड्रग्स हम यूज करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट पहले देखेंगे हम। मेडिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या दे सकते हैं, इंटरफेरॉन दे सकते हैं। इंटरफेरॉन दे सकते
सकते हैं। इंटरफेरॉन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी में प्रेजेंट होता है। अब इंटरफेरॉन में हम कौन सी कैटेगरी देते हैं? इसमें हम दे सकते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्यों दे रहे हैं हम? क्योंकि मैंने बताया ना क्या हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो हाइपर एक्टिव हो रही है ना, तभी तो वो हमारे ही सेल्स को भी पहचान नहीं पा रही है ना, अपने ही सेल्स को अटैक कर रही है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स में हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या काम करते हैं? दे ऑल्सो एक्ट एज इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं, ये इन्फ्लामेशन को रोकते हैं। मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम क्या है? एक तो ये क्या करेंगे, जो टी सेल्स हमारे बढ़ रहे हैं उनको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करने देंगे, और दूसरा ये काम करेंगे जो ऑलरेडी इन्फ्लामेशन हो चुका है हमारा, उस इन्फ्लामेशन को रोकेंगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ एंटी इन्फ्लामेटरी। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर आते कौन कौन से ड्रग्स हैं? 2-3 ड्रग्स का नाम याद कर सकते हैं हम। मीथोट्रिक्सेट, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, एग्जाम्पल है इनका मिथाइल प्रेडनिसोलोन। डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन भी दे सकते हैं हम, हाइड्रोकॉर्टिसोन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स जो है हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर आते हैं, जो कि हमें देना चाहिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर दिया जाता है जनरली। ये तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी में आती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का काम क्या होता है? क्लोनल मतलब एक कॉपी बनाना, और ये क्या करते हैं, एक मोनोक्लोनल एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाहर से दी जाती है बॉडी में, ये उनको टारगेट करती है, उन प्रोटीन्स को टारगेट करती है जो प्रोटीन क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में जो मोस्ट कॉमनली दिया जाता है ड्रग वो है नाटाजिलम। ये मोस्ट कॉमन ड्रग है जो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में देते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। तीसरी कैटेगरी में हम दे सकते हैं ड्रग्स लाइक, किसके लिए? मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं हम, मसल रिलैक्सेंट, क्योंकि मसल वीकनेस हो रही है ना, मसल स्टिफनेस भी हो रही है, वीकनेस भी हो रही है, तो उसके लिए हम देंगे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट देते हैं, जिसमें हम देते हैं गाबा एनालॉग्स, जिसका एग्जाम्पल है बैक्लोफेन, ठीक है। बैक्लोफेन दे सकते हैं हम इसमें एज अ मसल रिलैक्सेंट। और फटीग, अगर जिस पेशेंट को फटीग होता है, फटीग के लिए एक ड्रग यूज किया जाता है। अगर पेशेंट को फटीग हुआ है, फटीग के लिए हम ड्रग जो यूज करते हैं वो है एमेंटाडीन। ये तो सारे ड्रग्स की बात हो गई, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्योंकि वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को रोकता है, जो हुआ है उसको वहीं रोक देता है, दे एक्ट एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी। और दूसरा वो क्या करेगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करने देगा, ठीक है, किसको? टी लिम्फोसाइट्स को। इसके एग्जाम्पल्स है मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मिथोट्रिक्सेट, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे सकते हैं ताकि जो प्रोटीन हमारे अंदर सिस्टम को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डैमेज कॉज कर रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए नाटाजिलम इज द ड्रग। मसल रिलैक्सेंट में बैक्लोफेन देंगे। फैटीग के लिए पेशेंट्स को दिया जाता है एमेंटाडीन। एक टर्म होता है प्लाज्मा फेरेसिस। तो प्लाज्मा फेरेसिस में क्या होता है कि एक्सचेंज कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं, किसका? पूरे ब्लड में से सिर्फ प्लाज्मा का एक्सचेंज होगा या उसका रिमूवल होगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इसका क्या काम है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज बन गई हैं, जो अफेक्ट कर रही हैं, जो ऑलरेडी हमारे नॉर्मल हेल्दी सेल्स को अटैक कर रही हैं, उन एंटीबॉडीज को वॉश ऑफ कर देगा, ठीक है। फिर अगेन एक साइकिल में एक्सचेंज होगा, अगर उसमें भी होगा तो वो वॉश ऑफ करेगा, एक्सचेंज कर सकते हैं हम प्लाज्मा फेरेसिस के थ्रू।
ये जो ऑटो एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है उसको रोका जा सकता है। तो इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम और क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं प्लाज्मा पैरालिसिस। तो ये तो हो गई मेडिकल मैनेजमेंट की बात। अब इसके बाद बात आती है लास्टली कि हम क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करें। तो नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं एक एक करके कि नर्सिंग मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए जो कि रिलेटेड है मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ही। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आता है कि जो जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको कैसे मिनिमाइज करा जाए। दवाई तो हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन एज अ नर्स हमें क्या करना चाहिए। देखो, अब जैसे उस पेशेंट को बहुत फटीग हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है, तो हम उसको बताएंगे कि उसको कैसे एनर्जी सेव करनी है अपनी, ठीक है। उसको एनर्जी सेव करनी है अपनी, ज़्यादा एक्साइटेड, ज़्यादा काम, ज़्यादा एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। जो डिप्लोपिया पेशेंट को अगर हो रहा है तो उसके लिए हम आई पैचेस के लिए पेशेंट को बताएंगे। सो दैट आई पैचेस क्यों लगाने होते हैं डिप्लोपिया के पेशेंट में, ताकि क्या ना हो, कॉर्नियल ड्राइनेस ना हो, ठीक है। तो पहला क्या है कि क्या सेव करनी है हमें, उसकी सेव करनी है एनर्जी। फिर क्या देना है, आई पैचेस। और दूसरा क्या हमको उसको बताना है, सेफ्टी मेजर्स इसमें मेन है, क्योंकि पेशेंट को क्या है, चलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन हमारा फोकस रहता है पेशेंट को क्या प्रोवाइड करनी है, हमें सेफ्टी देनी है, प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स। अब सेफ्टी मेजर्स में क्या आता है, सेफ्टी मेजर्स में आता है कि साइड रेल ऊपर कर दी बेड की, और एक स्टैगनेंट सा इन्वायरमेंट बना के रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, बेड टेबल कहाँ पर है, आईवी स्टैंड कहाँ पर है। बार बार पोजीशंस चेंज नहीं करनी रूम में चीज़ों की, सो दैट पेशेंट को भी दिमाग में रहे कौन सी चीज़ कहाँ पर है। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए दिमाग में, नोन इन्वायरमेंट होना चाहिए पेशेंट का हॉस्पिटल के रूम के अंदर जहाँ पर पेशेंट है, सो दैट उसको कोई ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, मेमोरी लॉस के चांसेस हैं। हमें उसको मिनिमाइज करना है, काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट। तो वो हो गया प्रोवाइड, हमारा सेफ्टी मेजर्स में आता है। अब क्या करेंगे, एक ट्रेनिंग देंगे, किसकी, ट्रेनिंग फॉर रेगुलर ब्लैडर एंड बाउल फंक्शन। अभी ट्रेनिंग कैसे होती है कि मतलब हम पेशेंट को बोलेंगे कि टाइम देखे वो कि कभी वो स्टूल पास कर रहा है, कब वो यूरिन पास कर रहा है, जिससे कि एक क्या बन जाए, रूटीन सा फॉलो हो जाए, सो दैट निकलने से पहले ही पेशेंट को पता चल जाए, वो उसी टाइम पे वॉशरूम चला जाए। मेन पर्पज हमारा ये है कि दिमाग में एक क्लॉक सेट हो जाए। ट्रेन करना है हमें पेशेंट को इस तरीके से, क्योंकि उसको बावल एंड ब्लैडर का डिसफंक्शन हो रहा है, यूरिनरी अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी सब चेंज हो रही है। तो इसलिए उसको एक रूटीन मेंटेन करने के लिए उसको ट्रेन करना है हमें, किस लिए, फॉर रेगुलर ब्लैडर एंड बावल डिसफंक्शंस के लिए। फिजिकल और स्पीच थेरेपी के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसको चलने और बोलने दोनों में दिक्कत हो सकती है। लास्टली हमें आता है हमारी डाइट। हम उस पेशेंट को डाइट कैसे देंगे, डाइट शुड बी हाई इन पोटेशियम एंड लो फाइबर डाइट हम देंगे। पेशेंट को ऐसी डाइट देंगे जो कि हाई होगी किसमें, पोटेशियम में, लो फैट हाई फाइबर डाइट देंगे, सॉरी लो फैट और हाई फाइबर डाइट देंगे, लो फैट एंड हाई फाइबर, ताकि कॉन्स्टिपेशन वगैरह पेशेंट को ना। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में इतना ही है, पेशेंट की सेफ्टी को हमें ध्यान रखना है, पेशेंट को ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि जो उसको नोन लगे, और एनर्जी सेव करनी है, आई पैचेस देने हैं उसको डिप्लोपिया के लिए, ट्रेन करना है ब्लैडर एंड बाउल फंक्शन के लिए, फिजिकल एंड स्पीच थेरेपी के लिए। और डाइट हमारी इंपॉर्टेंट रहती है, डाइट पूछी जाती है एग्जाम में, क्या है डाइट, पोटेशियम और फाइबर ज़्यादा देंगे और फैट कम देंगे, पोटेशियम एंड फाइबर ज़्यादा एंड फैट कम।
तो ये बात थी हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसी के साथ हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का टॉपिक खत्म होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमने पढ़ा क्या है, एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव नॉन कंटेजियस डीजनरेटिव डिजीज है। किसकी डिजीज है, सीएनएस की डिजीज है। सीएनएस में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। डीमाइलिनेशन हो जाता है किसका, न्यूरॉन्स का। यार न्यूरॉन्स का डीमाइलिनेशन हो जाता है। क्यों होता है, ऑटो इम्यून एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हो सकता है, टी लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। एग्जैक्ट रीजन इसका इडियोपैथिक है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और इसकी साइन एंड सिम्टम्स में आता है जहाँ पर स्क्लेरोसिस हुआ होगा उसी स्पेसिफिक जगह पर वैसा ही अफेक्ट होगा। ब्रेन स्टेम सेरिबेलम में हुआ तो एटेक्सिया हो सकता है। क्या होगा, फटीग होगा, मसल वीकनेस हो सकती है, ब्लैडर बाउल डिसफंक्शन हो सकता है, सोमैटोफॉर्म सेंसेस का परसेप्शन कम या फिर डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो सारे सिम्टम्स हमने पढ़े। फिर हमने इसकी ट्रीटमेंट में पढ़ा, मेडिकल मैनेजमेंट में हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें मिथाइलप्रेडनिसोलोन, मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोकॉर्टिसोन दे सकते हैं हम। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे सकते हैं मेटाजुलम, और फटीग के लिए ड्रग दिया जाता है एमेंटाडीन। प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं ताकि जो ऑटो एंटीबॉडी बनी है उसको वॉश ऑफ किया जा सके। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पूरी नर्सिंग जो भी केयर है, पूरी नर्सिंग केयर देंगे पेशेंट को उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सूदिंग, काम, नॉन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट हम के पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। उसको स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, एनर्जी सेव करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, ट्रेन करेंगे स्पीच के लिए, फिजिकल थेरेपी के लिए असिस्ट करेंगे उनको डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ में, स्पीच थेरेपी के लिए, फिजिकल थेरेपी के लिए उनको असिस्ट करेंगे। सो ये था सब मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। आई होप मेरी आज की क्लास आपको समझ आई हो। अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।